नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो कि स्टैंडर्ड 10th के बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, उसके अगले पार्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसको समझने के लिए समझना होगा कि ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग एक हेट्रोट्रॉपिक ऑमनिवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कोई भी इंसान है, उसकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये एलिमेंट्री कनाल और बहुत से ग्लैंड्स से मिलके बनता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट्री कनाल लगभग 9 मीटर लंबा होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, जिसमें कि अलग अलग ग्लैंड्स एसोसिएट करते हैं अलग अलग डाइजेस्टिव सिक्रीशंस जो होते हैं उनके लिए। तो ये जो एलिमेंट्री कनाल है, ये कहाँ से कहाँ तक माना जाता है या कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है, तो हमारे यानी ह्यूमन बीइंग के माउथ से एनस तक ये एलिमेंट्री कनाल होता है। लगभग 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स यानी ओपनिंग्स होते हैं, जिसके साथ बहुत सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, तब जाके एक डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कनाल, इसका शुरुआत होता है बकल कैविटी से। बकल कैविटी के बाद जो अलग अलग ग्लैंड्स जो कि एसोसिएट करते हैं एलिमेंट्री कनाल से, वो कौन कौन से? तो बकल कैविटी के ठीक बाद आता है ओएसोफेगस, जिसको कि हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। यह ओएसोफेगस कनेक्ट करता है स्टमक के साथ। स्टमक फर्दर कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम आगे जाके इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कॉलन से कनेक्टेड होता है और कॉलन जाके फिर कनेक्ट होता है रेक्टम से। रेक्टम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं या हम कहें ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि एक एलिमेंट्री कनाल के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है ह्यूमन बॉडी का वो कंप्लीट होता है। कोई भी खाना जो आप खाते हैं, ये इन सभी चीज़ों से, इन सभी ऑर्गन से, सभी ग्लैंड से होते हुए पास करता है। अलग अलग डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होते हैं, उन सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है इसी वीडियो में। और इसके कारण ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इनडाइजेस्टिव पार्ट्स के अलावे यानी कि ओएसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम, कॉलन और रेक्टम के अलावे 3 और ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज है डाइजेशन में। सबसे पहला जो सबसे स्टार्टिंग में ही होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर और थर्ड एंड लास्ट है पैंक्रियाज। ये वो 3 ग्लैंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन के कंप्लीट होने में। आपको सारे पार्ट्स के नाम बता दिए, सारे ग्लैंड्स के नाम बता दिए। अब बारी है कि बारी बारी से हम लोग समझें उन सभी पार्ट्स के बारे में, क्या काम होता है वहाँ पे, किस तरीके से डाइजेशन में ये पार्ट्स या ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, उन सभी को डिटेल में समझे। तो सबसे पहला टॉपिक है माउथ। माउथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या कहें हमारे एलिमेंट्री कनाल का ये अपर मोस्ट ओपनिंग होता है। ये कवर होता है यानी इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बिहेवियर को गार्ड करने के लिए 2 लिप्स होते हैं जो कि अंदर से मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और बाहरी हिस्सा जो होता है वो स्किन से कवर्ड होता है। माउथ के ठीक बाद बकल कैविटी होती है। माउथ का चेम्बर ओपन हो जाता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी जिसको कि हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ये इसके अपर मोस्ट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पैलेट होते हैं और इसके लास्ट पॉइंट पे यानी कि जहां बकल कैविटी एंड करता है, यहाँ पे थ्रोट होता है। बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है जिसका कि नाम है टंग। तो हमें अब समझना है कि टंग का क्या काम है, क्या फंक्शन है, कैसे ये डाइजेशन में हेल्प करता है। टंग एक मस्कुलर और प्रोट्रसिबल स्ट्रक्चर है जिसका कि पोस्टीरियर एंड यानी कि टंग का पिछला हिस्सा कनेक्टेड होता है ह्यूमन बॉडी के लोअर जॉ से। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो मदद करते हैं अलग अलग टेस्ट को पहचानने में। इनके बारे में आप जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टेस्ट को पहचानने में
मदद करता है टंग, ये हम सभी जानते हैं। कॉमनली स्वीट, सार, बिटर, इन सारे टेस्टेज को ये पहचानते हैं। साथ ही साथ टंग काफ़ी अहम रोल प्ले करता है फूड को माउथ में रोटेट करके सलाइवा के साथ मिक्स करके च्यूइंग को आसान बनाने में। इसके बाद ये फूड के इंजेशन में भी, यानी फूड को स्वेलो करने में, निगल जाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो टंग का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में। च्यूइंग में मदद करने के अलावा टंग फोनेशन में, यानी आवाज़ प्रोड्यूस करने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर टंग के बारे में बात हो रही है, हम बात करते करते पहुंच गए च्यूइंग तक, यानी चबाने तक, तो अब हमें बात कर लेनी चाहिए टीथ के बारे में। यह भी बकल कैविटी का ही एक पार्ट है। जो अपर और लोअर जॉ हैं, इन दोनों में 4 अलग अलग टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। इन सभी टीथ्स के अलग अलग काम। टीथ के 4 टाइप्स। पहला इंसीजर्स। इंसीजर्स शार्प कटिंग टीथ्स को कहा जाता है, इनका काम काटना होता है मेनली। उसके बाद आते हैं कैनिन्स। ये पॉइंटेड टीथ्स होते हैं जो कि मेनली काम आते हैं टीयरिंग में। उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 2 टाइप के टीथ्स हैं जिनका कि मेन काम फूड के च्यूइंग में आता है। फूड को चबाकर उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के इस्तेमाल में आता है। तो ये 4 टाइप के टीथ्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अपर जॉ और लोअर जॉ में होते हैं, जिनकी मदद से जो फूड ह्यूमन बीइंग इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसको वो तोड़ के आसानी से निगल पाते हैं। उसको तब चबा के, च्यू करके, छोटा करके आसानी से उसको निगल पाते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी के फ्लोर जो कि बना होता है टंग से, हमने उसकी बात की। साथ ही हमने बात किया टीथ्स के बारे में, जिनकी मदद से फूड को च्यू करके छोटा कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी से और आसानी से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए और आसानी से निगला जा सके, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस आसान हो सके। अब तीसरी जो बात करनी है हमें बकल कैविटी में ही, वो ये है कि 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी के अलग अलग पोर्शन पे, अलग अलग जगहों पे। ये कौन कौन से? पहला है पैरोटिड। पैरोटिड एक सैलिवरी ग्लैंड है जो कि कनेक्टेड होता है बकल कैविटी से हमारे फेस के दोनों साइड में। पैरोटिड इसका नाम होता है। पैरोटिड के बाद जो दूसरा है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी एक तरीके का सैलिवरी ग्लैंड ही है जो कि हमारे टंग के अगले हिस्से में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो तीसरा सैलिवरी ग्लैंड है वो है सब मिक्सिलरी ग्लैंड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब मिक्सिलरी ग्लैंड। ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे लोअर जॉ के एंगल्स पे। ये तीनों के तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स का काम सलाइवा को प्रोड्यूस करना ही है, और ये तीनों के तीनों बकल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे फेस के साइड में, दूसरे सबलिंगुअल ग्लैंड्स हमारे टंग के अगले हिस्से पे प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा है सब मिक्सिलरी ग्लैंड। ये प्रेजेंट होता है लोअर जॉ के एंगल्स पे। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स तीनों हैं, इनका काम सलाइवा को प्रोड्यूस करना है। सलाइवा का जो काम है वो क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो सलाइवा हमारे टीथ, माउथ, टंग, थ्रोट, इन चारों जगहों को मॉइस्ट बनाए रखता है। दूसरी चीज़, सलाइवा एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, या सलाइवा जो कि प्रोड्यूस हुआ है उसमें एक एंजाइम होता है, टाइलिन उसका नाम होता है, PTYALIN। टाइलिन नाम का ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें म्यूसिन, वाटर और सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या काम है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। टाइलिन का मेन काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, स्टार्च के साथ रिएक्शन करके स्टार्च को ब्रेक करना, स्टार्ट कर देना, ठीक है। साथ ही साथ ग्लाइकोजन को माल्टोज में चेंज करने का काम भी टाइलिन का होता है। स्टार्च हमारे फूड के साथ जैसे ही हमारे माउथ तक पहुंचता है, जब हम लोग उसको चबाते हैं तो सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है। सलाइवा में मौजूद टाइलिन उस स्टार्च को तोड़कर
माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में चेंज कर देता है। बाकी ये चीज़ें फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होती हैं और उससे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है। यहाँ पे हमने बात कर ली बकल कैविटी की, टंग की, माउथ की और साथ ही साथ सलिवरी ग्लैंड्स की। बकल कैविटी का जो सेकेंड एंड है वो एंड करता है एक स्मॉल ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कनाल में, जिसका नाम फेरिंग्स है, जो कि आगे कनेक्टेड होता है ओएसोफेगस के साथ। अगला पार्ट जो है वो है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर वॉल है जो कि हाईली मस्कुलर टिश्यूज से रिच्ड होता है, या मस्कुलर लाइनिंग्स की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मौजूद होती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ओएसोफेगस डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही वो फूड के किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक करता है। ओएसोफेगस का काम बस बकल कैविटी से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का है। ओएसोफेगस के थ्रू फूड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये पेरिस्टलिसिस के प्रोसेस से आगे बढ़ता है, यानी कि फूड जो कि बकल कैविटी से ओएसोफेगस तक पहुंचा, ये पेरिस्टलिसिस मेथड से बकल कैविटी से फिर स्टमक तक पहुंचता है। पेरिस्टलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ओएसोफेगस फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके फूड को नीचे की तरफ स्टमक के तरफ धक्का देता है और स्टमक तक पहुंचाता है। ओएसोफेगस का जो लास्ट एंडिंग है वो एक जे शेप्ड ग्लैंड, या जो कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है, जिसका नाम स्टमक है, यहाँ पे होता है। फिर से रिपीट कर दूं, एब्डोमेन का काम सिर्फ फूड को बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का है। ये डाइजेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। अब बात करें अगर स्टमक की, तो स्टमक एक मस्कुलर सैक है जो कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड्स आते हैं। स्टमक का जो भीतरी हिस्सा होता है उसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेज प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उनको हम लोग गैस्ट्रिक जूसेज भी कहते हैं, जिनके थ्रू फूड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। गैस्ट्रिक जूसेज जो कि स्टमक में रिलीज होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं मेनली 3 तरह के सिक्रेशन के मिक्सचर, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स जो फूड में मौजूद होते हैं उनको किल करने का काम करता है, साथ ही साथ फूड को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि एंजाइमेटिक एक्शंस अलाउ हो सके, एंजाइम्स एक्शन दिखा सकें उस फूड पे। दूसरा जो म्यूकस है, इसका काम होता है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, साथ ही साथ ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना उस फूड पे ताकि वो फर्दर ब्रेकडाउन के लिए आगे के पोर्शंस में, यानी आगे के ग्लैंड्स में बढ़ सके। लास्ट है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है फूड में मौजूद प्रोटीन्स को ब्रेक करके उसको फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करके प्रोटीन से पेप्टोन्स में चेंज कर दे। तो ये 3 तरीके के गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं स्टमक में। गैस्ट्रिक जूसेस में काफ़ी कम अमाउंट में गैस्ट्रिक लिपेज भी मौजूद होता है। ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जनरली जब आप किताबें पढ़ते हो तो यहाँ पे बस यही बताया जाता है कि गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन पाया जाता है, हालांकि उसमें गैस्ट्रिक लिपेज की भी मात्रा पाई जाती है। अब बात करें अगर हम लोग पेप्सिन और रेनिन की, तो पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट होते हैं HCl के एक्शन के बाद, यानी कि कोई भी जो फूड जा रहा है उस पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन हो जाता है उसके बाद ही पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट होते हैं, यानी कि अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या, मेनली पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये 2 एंजाइम्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है फूड पे, तभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन पे भी रिएक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो एक ही स्टमक में मौजूद है। तो जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड पे रिएक्ट करता है तो फूड एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाता है, और पेप्सिनोजेन ब्रेक होके पेप्सिन और प्रोरेनिन ब्रेक होके रेनिन बन जाता है, और फिर ये फर्दर एक्शंस को आगे
बढ़ाते हैं। स्टमक के बाद अब हमें बात करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको कि बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, दूसरा है मिडिल जेजनम और थर्ड पार्ट जो है वो है डिस्टल इलियम। इसको मेनली 3 पार्ट्स में इसलिए ब्रेक किया गया है ताकि आगे जब आपको बताया जाए जो फर्दर एक्शंस इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट पे होता है उसको समझने में आसानी हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जो पहला हिस्सा होता है इंटेस्टाइन का उसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम का। दूसरा जो हिस्सा यानी जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मिडिल जेजनम, और जो लास्ट पोर्शन होता है जो कि कॉलन से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्टल इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको कि हम लोग विली कहते हैं। इसका काम ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग के सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देता है जिससे फूड का ब्रेकडाउन होना आसान हो जाता है। बात कर रहे हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग के पोर्शन को जो कि है प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। तो ये जो ड्यूडेनम है ये स्टार्ट होता है स्टमक के पायरेलिक एंड के पास से। स्टमक का पायरेलिक एंड वो एंड है जहाँ पे स्टमक एक इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। आपको इमेज में दिख जाएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, या आपके बुक्स में भी ये इमेजेस क्लियरली दिए गए रहते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि पायरेलिक एंड क्या है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ड्यूडेनम जो कि स्टार्ट हुआ स्टमक के पायरेलिक एंड के पास से, ये यू शेप्ड का होता है। ये रिसीव करता है लिवर द्वारा सिक्रेटेड बाइल जूस और पैंक्रियाज द्वारा सिक्रेटेड पैंक्रियाटिक जूसेज को। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जिसमें बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। जनरली ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर में तब तक मौजूद होता है जब तक ड्यूडेनम को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही ड्यूडेनम को इसकी ज़रूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूसेस ड्यूडेनम को मिलते हैं और फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड का प्रोसेस आगे बढ़ता है। बात आई है पैंक्रियाज की, तो बता दूं मैं आपको पैंक्रियाज हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद होता है। पैंक्रियाज स्टमक के ठीक पैरेलल में स्टमक के पीछे मौजूद होता है। ये एक लार्ज ग्लैंड है जिसका एक्सोक्राइन पार्ट यानी हम कहें उसका बाहरी हिस्सा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने का काम करता है, और उसका पिछला हिस्सा जो होता है वो हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकोजिन जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये चारों चीज़ें यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस, साथ ही साथ हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकोजिन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसा कि आप सभी लास्ट क्लासेस में पढ़ के इन सभी चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे। ये जो बाइल जूस हैं और पैंक्रियाटिक जूसेज जो हैं यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैंक्रियाज ने रिलीज किया, ये एक कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में पहुंचते हैं। ड्यूडेनम में आने के बाद इनका काम क्या होता है, ये सबसे पहला बाइल जो है ये ब्रेक करता है जो फूड में मौजूद फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, और इनको ब्रेक करके वो चेंज कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, और फिर वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ही आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेकडाउन होने के लिए। पैंक्रियाटिक जूसेज जो हैं इसमें मेनली ट्रिप्सिन होता है जिसका काम होता है डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। साथ ही साथ उसमें पैंक्रियाटिक एमिलेज होता है जिसका काम होता है फूड में मौजूद स्टार्च जो कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाया था सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा से, उसको ब्रेक करना। साथ ही साथ ड्यूडेनम के जो ड्यूडेनल वॉल्स हैं वहां से बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस वहां पे मौजूद फूड को अल्कलाइन बना देते हैं। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसमें कि मेनली पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट जिसको कि ब्रेक करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बनाया गया था जिसको कि हम लोग इमल्सिफाइड फैट कहते हैं वो है, साथ में अल्कलाइन फूड सब्सटेंसेज हैं, ये पहुंचते हैं जेजनम में जहां पे एक इंटेस्टाइनल जूस जिसका नाम है सक्कस इंटेरिकस, SUCCUSENTERICUS, सक्कस इंटेरिकस, ये फर्दर डाइजेशन को कंप्लीट करता है और फिर वो फूड पहुंचता है इलियम तक।
इलियम आपको बताया जा चुका है क्या होता है। तो ये फूड, डाइजेस्टेड फूड पहुंचा इलियम तक। जेजनम से इलियम तक पहुंचने के दौरान जो भी चीज़ें पार्शियली डाइजेस्टेड थी उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है सक्कस इंटेरिकस द्वारा। अब ये पार्शियल डाइजेशन से कंप्लीट डाइजेशन होने में क्या चेंजेस आते हैं, तो जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन के बाद चेंज होकर बन जाता है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होकर ग्लूकोज बन जाते हैं, फैट चेंज होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर जाता है। इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेशन के बाद जो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड होता है ये भी न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन। या कहें एसिमिलेशन का डेफिनेशन, तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जब फूड यूटिलाइज होकर उसके न्यूट्रिशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा हमने, विली का हमने जिक्र एक बार किया था, बस यही बताया कि इनर लाइनिंग के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये जो विली हैं ये हाईली इनरिच्ड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, और वक्त वक्त पे जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होने लगता है, जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये विली और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो उन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस को सक करती हैं, या कहें डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए ब्लड में मिक्स होते हैं विटामिन्स या दूसरी चीज़ें। इससे पहले कि हम समझे कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका आगे क्या होता है, हमें समझना होगा कि पैंक्रियाटिक जूसेज का एक्शन क्या होता है। तो उनके बारे में समझते हैं हम लोग, फिर हम लोग समझेंगे हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो कि लिवर है उसका काम क्या है डाइजेशन में, और फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है और आगे क्या क्या होता है। पैंक्रियाटिक जूसेज स्लाइटली अल्कलाइन डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं। इनमें मेनली एंजाइम ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज होता है। ट्रिप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजीन के फॉर्म में रिलीज होता है, इसका काम होता है प्रोटीन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को ब्रेक करके पेप्टाइड्स के फॉर्म में चेंज कर देना। लिपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करना और उनको चेंज कर देना फैटी एसिड और ग्लिसरियोल में। वहीं पे जो हमारा पैंक्रियाटिक एमिलेज है ये ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ये वो एक्शंस थे जो कि पैंक्रियाटिक जूसेस ले रहे थे। इसके बाद हमें समझना है लिवर के बारे में। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि मौजूद होता है राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन के। लिवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब जो कि लार्ज साइज का होता है, लेफ्ट लोब जो कि स्मॉल साइज का होता है। एक पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर भी विजिबल होता है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी देखोगे तो वहां पे आपको लिवर के पास एक पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर भी देखने को मिलेगा जो कि लिवर के इंटीरियर साइड में राइट लोब के पास कनेक्टेड होता है। ये बस एक स्टोरेज सैक है जो कि लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को स्टोर करके रखता है तब तक जब तक इसकी ज़रूरत ड्यूडेनम को ना पड़े। लीवर बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को भी होने में मदद करता है हमारी बॉडी में, जिनमें सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम होता है लीवर का। उसके बाद अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को अलग करने का काम भी लिवर का ही होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स को ग्लूकोज में चेंज करना, साथ ही साथ हिपेरिन जो कि एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को ना जमने देने का, इसको भी प्रोड्यूस करने का काम लिवर का है। कैरोटीन से विटामिन ए को सिंथेसिस करने का काम भी लिवर का ही है। ये सारे के सारे काफ़ी वाइटल फंक्शंस है। इनके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम लिवर का होता है। फिब्रिनोजेन, पैथ्रोम्बिन, बाइल जूस के सिक्रेशन का काम, साथ ही साथ विटामिन्स को स्टोर करने का काम भी लिवर का ही होता है। इसके बाद तीन और काफ़ी जरूरी वाइटल फंक्शंस हैं जो कि लिवर परफॉर्म करता है।
सबसे पहला है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन, यानी आपकी बॉडी में मौजूद जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है लिवर। दूसरा चीज़ है वॉर्न आउट सेल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम लिवर का होता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी है पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जो हमें नुकसान पहुंचा दे सकते हैं, या फूड में जो पैथोजेंस मौजूद है उनको एलिमिनेट करने का काम फैगोसाइटिक सेल्स की मदद से, या कहें हम लोग कफर सेल्स की मदद से इनको एलिमिनेट करने का काम लिवर का ही होता है। लिवर को समझने के बाद अब हम लोग फिर से आते हैं अपनी पुरानी बात पे। इलियम तक पहुंचते पहुंचते फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा कॉलन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक दोबारा जैसा कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसा ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हालांकि इसकी लेंथ छोटी होती है और ये ज़्यादा ब्रॉड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अगल बगल देखा जा सकता है। जो कॉलन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। एक पैसेज जो है वाइडर पैसेज, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रिक्शन कॉलन में देखने को मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो इनर मेम्ब्रेन्स है वो म्यूकस रिलीज करते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, ताकि फूड आसानी से आगे बढ़ सके। कॉलन कंटिन्यू करता है एक ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रेक्टम तक। रेक्टम रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स से, यानी कि रेक्टम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड, या ये कहें कि फूड के कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं वो कॉलन से होते हुए पहुंचते हैं रेक्टम तक और फीसेस के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होते हैं। रेक्टम उस अनडाइजेस्टेड फूड से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस फीसेस को आगे एक 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे कैनल में पास कर देता है, जिस कैनल का नाम एनल कैनल है। म्यूकस जो कि सिक्रेटेड होता है रेक्टम में, इसका काम होता है ल्यूब्रिकेट करना, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ स्मूथली पहुंचाना। लास्ट में जब फूड डाइजेस्ट हो चुका, वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका और उस फीसेस को एनल कैनल तक आगे पहुंचा दिया गया, तब इजेशन के प्रोसेस के टाइम में ये फीसेस बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। और जिस एक्शन के थ्रू ये बाहर निकलते हैं उस एक्शन को एनल स्पिंचर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारे प्रोसेस थे जिनके थ्रू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, या कहें ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेस के अगले पार्ट के वीडियोज के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे को। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को अच्छे से देखिएगा फिर से। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़, दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ आती रहें और मिलते रहें आपको। धन्यवाद।